हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि रीजनिंग क्लास अब आपकी एक रेगुलर वे में वीक में 3 से 4 क्लासेस आपको मिलेंगी, 3 to 4 क्लासेस, और 2 क्लासेस, एक क्लासेस ऐसे से होंगी जो पूरे चैप्टर पे होंगी, और 3 से 4 क्लासेस जो होंगी वो प्रैक्टिस होंगी। रीजनिंग की सबसे बढ़िया प्रैक्टिस, बिल्कुल बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन होगा और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लगाया जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो किसी ना किसी पेपर में ज़रूर आए होंगे, और आप ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ो कि जो पेपर में पूछे जाएं। ऐसा कुछ भी मत पढ़ो जिससे समय आपका वेस्ट हो। तो रीजनिंग की जो ज़बरदस्त प्रैक्टिस की क्लास चल रही है, तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर लो, कमेंट कर दो, फिर बढ़ाए जाएंगे ना। पढ़ाने से पहले ही कमेंट। आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस समय पढ़ाने में, हमें तो पूरा एंजॉयमेंट हो रहा है, तुम भी पूरे एंजॉयमेंट से पढ़ो, मज़ा आएगा। तो रीजनिंग की जो क्लास चल रही है ये हमारी एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, जो भी ऑल ओवर यूपी एंड ऑल ओवर इंडिया में पेपर होते हैं, उन सब के बेसिस पे चल रही है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर पूरी रीजनिंग पढ़ते रहो और पढ़ाई का मज़ा लेते रहो, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा मज़ा भी आना चाहिए। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए रीजनिंग की बढ़िया प्रैक्टिस की क्लास। कल वाली क्लास बहुत ज़बरदस्त प्रश्न थे, आज वाली क्लास में उससे ज़बरदस्त प्रश्न हैं। चलो समझते हैं भैया। और पहला क्वेश्चन दिया जाता है अब ना, धीरे धीरे से हम लोग बढ़ाते हैं अपने क्लास को। हाँ, कल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, उसके आगे आज 11 नंबर का प्रश्न आया है, ठीक है। 25 प्रश्न के बाद नंबरिंग चेंज होगी। 25 प्रश्न लगातार चलते रहेंगे नंबरिंग में, 25 प्रश्न के बाद नंबरिंग चेंज कर दी जाएगी। चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे समझाने पे आते हैं, क्वेश्चन समझाते हैं। कहा गया नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। सबसे पहले इसको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने का मतलब है कि ABCD जो अल्फ़ाबेट होता है उसके अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना है। जैसे कि किसी में A पहले आ गया तो उस शब्द को पहले रख देना है, और किसी में जैसे ABC 3 है तो किसी में A आया, किसी में B आया, किसी में C आया। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आता है? A, तो उस शब्द को उठा के पहले रख देना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि कौन से शब्द ऐसे हैं जो सब में कॉमन है। जैसे यहाँ पे CO, 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 ये चारों में कॉमन है। इसके बाद देखो नेक्स्ट वाला जो आपका शब्द है, नेक्स्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है वो N है, यहाँ पे भी N है, यहाँ पे भी N है, और यहाँ पे U है। तो जब आप अल्फ़ाबेट ABCD पढ़ते हो तो सबसे पहले N आता है या U आता है? MNOPQRSTU, सबसे पहले कौन आता है? N आता है। तो जब N आता है तो इस U वाले को छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं। अब हमें इन तीनों में कंपेरिजन करना है, तो CON, 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 ये तीनों कॉमन है, तीनों में समझते चलना। CON, CON, CON कॉमन है। अब अगला जो लेटर है हमारा, अगला जो शब्द है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, और यहाँ पे F है। तो जब आप ABCD पढ़ते हो तो सबसे पहले C आता है या F आता है? सबसे पहले C आता है ना। तो यहाँ पे C है और यहाँ पे C है, ये चारों कॉमन है इसमें। अब आगे बात करो, देखो बिल्कुल आसानी से समझते चलो। अगला शब्द यहाँ पे L है और यहाँ पे E है। तो ABCD में सबसे पहले E आता है या L आता है? सबसे पहले E आता है। तो सबसे पहला शब्द आपका जो होगा वो B वाला होगा। और हमसे पूछा जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा, पहला वाला, ये शब्द तो चला गया। अब हमारे पास 3 शब्द बचे, ACD। अब आओ, AC में ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। इसके बाद N पहले आता है, U तो बाद में आता है, इसका तो बेकार ही हो गया। CON, CON कॉमन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे C है और यहाँ पे F है। तो ABCD में सबसे पहले C आता है या F आता है? सबसे पहले C आता है, तो C वाला आ जाएगा। इसके बाद कौन आएगा? A वाला। इसके बाद कौन आएगा? C वाला। इसके बाद कौन आएगा? D वाला। तो उसने कहा जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आए, जो ठीक दूसरे स्थान पे आए, तो दूसरे स्थान पे कौन सा आ रहा है? A वाला, कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स क्या होता है? निष्कर्ष, निष्कर्ष निकालना ना। चलिए आगे बढ़ाएं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज से दिया गया है। सीरीज का है प्रश्न, सभी लोग इसमें बताना है निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है। मीन्स कोई एक संख्या इस सीरीज में गलत जगह आ गई है, उस संख्या का सही स्थान कुछ होगा, वो संख्या कोई सही होगी, उस संख्या को हमें ढूंढना कि वो संख्या कौन सी है जो गलत है और उसकी जगह पे कौन सी। देखो हमेशा क्वेश्चन के अंदर जाओ जरूर, अगर वो संख्या गलत है तो उसकी जगह पे सही कौन होगा, ये आप हमेशा जरूर एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि आगे चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दिया गया 2, 6, 16, 38, 84, 168, 368, 750, इसमें कौन सी संख्या गलत है हमें ये बताना है। चलो ठीक है, चेक करते हैं। चेक करो भैया, कुछ दिमाग लग सकता है आपका। सोचो सोचो, सोचना जरूरी है, सोचने से ही तो कुछ हासिल होगा, बिना सोचे तो कुछ हासिल होने वाला भी नहीं है। सोचो, हमने सोच लिया, तुम भी सोचो, दोनों लोग मिल के सोचते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा जरूर ना। चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम ये सोचें कि 2 में 2 का गुणा किया जाए और +2 कर दिया जाए, तो 2 दूनी 4 और +2 6, और फिर 6 में 2 का गुणा किया जाए और +4 कर दिया जाए, 6 दूनी 12 और 4 16, फिर 16 में 2 का गुणा किया जाए +6 कर दिया जाए, 16 दूना 32, 6 38। देखो मल्टीप्लाई 2 का हो रहा है सब जगह मल्टीप्लाई 2 ही का हो रहा है, लेकिन जो ऐड हो रहा है +2, +4, +6, मीन्स बार बार जो ऐड है वो बढ़ता चला जा रहा है, सम संख्या में बढ़ता चला जा रहा है ना। आगे चेक करो, यही सीरीज चल रही है। गुणे 2 करो तो 2 8 16 का 6 80 लगेगा, 1 2 3 6 1 7, हाँ, और प्लस का 8 कर दो, बिल्कुल सही है। अब इसमें आओ, इसमें गुणे 2 करो और प्लस का 8 करो तो कितना आना चाहिए, 2 चौको 8, 2 8 16 और प्लस का 8, 8 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 6 1 7 और 1, यहाँ पे आना चाहिए था 176 और आ क्या गया है 168, तो यही वाला गलत है। देखिए कितना अच्छा और कितना बेहतरीन प्रश्न है, बताइए कोई परेशानी? आगे आप चेक कर लेना और सब सीरीज बिल्कुल सही होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें गुणा करना, गुणे 2 और प्लस का 10, ठीक है, सॉरी प्लस का 8, हाँ प्लस का 10, फिर इसमें गुणा करना, गुणे 2 और प्लस का 12, देखिए बिल्कुल सही, 2 4 6 8, अच्छा सॉरी यहाँ पे प्लस का 10 होगा, एक चीज़ हमने गलत किया, एक मिनट, ठीक है 1 मिनट, हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे गुणे 2, ओफो पूरा प्रश्न ही रब कर दिया हमने, क्या यार, 84, 168, 368 और ये क्या है 750, ये है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, गुणे 2 करना है और प्लस का 10 करना है, प्लस का 10 करना है, और यहाँ पे गुणे 2 करना है और प्लस का 12 करना है, यहाँ पे गुणे 2 करना है और प्लस का 14 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा 2 करोगे तो 168 आएगा, प्लस का 10 करोगे तो 178 आएगा, मीन्स इस जगह पे जो संख्या आएगी वो 178 आएगी, ठीक है, 168 नहीं आएगी। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभी हो जाता है ना, दिल तो पागल है, किसी ना किसी के पीछे तो दीवाना हो ही जाएगा, गलतियाँ तो सबसे होती हैं। आगे बढ़ाया जाए, आइए, निम्नलिखित समूह में से कौन एक अलग है? कोई एक ऐसा है जो समूह में बिल्कुल अलग है, वो अलग कौन सा है आपको ये बताना है। जल्दी से कमेंट करो और बताओ कौन सा अलग होगा, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके कमेंट का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा अलग है, जल्दी से कमेंट करके आप बताइए। इस आंसर में टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग, इसमें कौन सा डिफरेंट है? हमें एक चीज़ तो समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें हमें याद रहती हैं, हमें कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं। पहली बात तो एक बात समझो, हमें क्या याद है, जैसे कि हम टोक्यो देखें तो हमें एक चीज़ याद आता है कि जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की क्या है, कैपिटल है टोक्यो। लंदन हमने देखा तो लंदन हमें कुछ थोड़ा सा याद आता है कि ये इंग्लैंड की शायद कैपिटल है ना, ये शायद इंग्लैंड की कैपिटल है। आप बताइएगा अगर कुछ गलत बता रहे हैं, आप लोग भी बुद्धिजीवी हो, ये शायद इंग्लैंड की कैपिटल है ना। और बीजिंग की बात की जाए तो बीजिंग चीन की कैपिटल है।
और न्यूयॉर्क एक शहर है, ना कि किसी का कैपिटल है, ना ही किसी का कैपिटल है, ना ही किसी की राजधानी है। तो इसमें पूछा कौन सा एक भिन्न है, तो न्यूयॉर्क ही भिन्न है, क्योंकि अन्य 3 शहर जो हैं वो किसी ना किसी देश के कैपिटल हैं, मीन्स राजधानी है। जैसे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। ठीक है, ऐसे कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो न्यूयॉर्क एक सिटी है, एक शहर है, बट किसी का कैपिटल नहीं, किसी देश का। आगे बढ़ाया जाए, चलिए। फिर दिया गया निम्नलिखित समूह में से कौन शेष 3 से भिन्न है? कोई 3 है, फिर से किसी शेष 3 से भिन्न है। बहुत अच्छा प्रश्न बार बार आ रहा है, और कमेंट करिए जल्दी से, आप बताइए कौन सा भिन्न है। बताओ भैया, इंतजार है आपके कमेंट का, जल्दी करिए। मैं देख रहा हूँ कौन कौन कमेंट कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। बताइए कौन सा भिन्न है, हम आपके माइंड को भी चेक करें कि आप सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। बताइए, दिशा है, कंपास है, सुई है, चुंबक है। देखिए, अगर हम सुई की बात करें तो सुई भी एक दिशा दिखाने का काम करती है ना। सुई से हम दिशा देख सकते हैं कि ये पूरब है कि पश्चिम है। कभी कभी देखिए, जब पहले ज़माने में सुई को लटका दिया जाता था, सुई जिधर घूम जाती थी तो पता कर लेते थे पूरब है कि पश्चिम है। तो सुई भी दिशा दिखाने का काम करता है, और चुंबक भी दिशा दिखाने का काम करता है। चुंबक भी लटका के देख लिया जाता है कि दिशा मतलब कौन सी पूरब है, कौन सी पश्चिम है, कौन सी उत्तर है, कौन सी, अपना अपना टेक्निक है सबका पता करने का। और कंपास तो हम लोग प्रयोग करते ही हैं, कंपास के बारे में तो अच्छे जानते हैं कि कंपास का प्रयोग दिशा दिखाने के लिए किया जाता है। तो ये तीनों एक जैसे हैं, इसलिए एक जैसे क्योंकि ये दिशा दिखाने का काम करते हैं। और दिशा डिफरेंट है क्योंकि इसको ये तीनों दिखाएंगे, वो तो अलग हो गई, दिशा गई घूमने ना। तो दिशा जो है इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये तीनों दिशा दिखाने का काम करते हैं, दिशा तो अलग हो गया। चलो आगे बढ़ाएं, आइए। फिर से एक बहुत अच्छा प्रश्न, 17 बोगी वाली अंदर से जुड़ी एक ट्रेन के बीच के डिब्बे में एक खोंचे वाला बैठा है। ठीक है, मीन्स बीच में बैठा हुआ, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ, हमने कहा एक्स बैठा हुआ है। 17 डिब्बे हैं, मीन्स इसके पहले 8 डिब्बे होंगे और इसके बाद 8 डिब्बे होंगे। 8 8 16 1 17, 17 डिब्बे हो गए। कहा 17 बोगी वाली अंदर से जुड़ी एक ट्रेन के बीच में डिब्बे में एक कोई व्यक्ति बैठा है। तो हमने कहा बीच में एक एक्स व्यक्ति बैठा है, इसके पहले 8 डिब्बे हैं और इसके पहले 8 डिब्बे हैं और इसके बाद 8 डिब्बे हैं। ठीक है, चलिए। वह 6 डिब्बे पीछे आकर अगले स्टेशन पर उतर जाता है। यहाँ से वो क्या करता है, 1 2 3 4 5 6 डिब्बे आता है और यहाँ से उतर जाता है, स्टेशन से उतर जाता है, यहाँ से उतर गया। ठीक है, अब वह इंजन से लगे तीसरे डिब्बे में चढ़ जाता है। अब वह यहाँ पे कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिब्बे हैं। ये 8 डिब्बे इंजन से जुड़े हैं। अब वह इंजन से लगे तीसरे डिब्बे में, मीन्स यहाँ पे ये व्यक्ति चढ़ जाता है। वह अपने पहले स्थान से कितने डिब्बे दूर है? उसका पहला स्थान ये था और इस समय वो है कहाँ, यहाँ पे। इसके बीच में कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5, वो कितने स्थान दूर है, 5 स्थान दूर है। कुछ भी नहीं करना था, क्वेश्चन थोड़ा सा रोटेट किया था बस। देखिए हमने तुरंत फिगर बनाया और मैं समझ गया। ऐसे क्वेश्चन आए, थोड़ा सा माइंड का यूज़ करो, तुरंत अपने पेन को उठाओ और थोड़ा सा फिगर इधर उधर ड्रा करो। जैसे उसने कहा 8 डिब्बे पीछे तो 8 डिब्बे, 8 लाइन खींच दो कि 8 डिब्बे हैं। उसने कहा 8 डिब्बे आगे तो 8 लाइन आगे खींच दो, 8 डिब्बे आगे हैं। फिर 6 डिब्बे पीछे उतर गया, यहाँ पे उतार दो। फिर उसने कहा उतरा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो अपने जो ट्रेन, यहाँ पे ये इंजन लगा हुआ है, ये इंजन लगा हुआ है जो ट्रेन चला रहा है, ये इंजन से लगे तीसरे डिब्बे में, 1 2 3, तीसरे डिब्बे में ये व्यक्ति आके बैठ जाता है। फिर से तो पूछा उसके पहले स्थान से और अब वाले स्थान में कितनी दूरी है, कितने डिब्बों की दूरी है? तो 1 2 3 4 5 डिब्बों की दूरी है। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए, नितिन का मुंह पूर्व की ओर है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, दिशाओं के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। ये पूर्व होता है, ईस्ट, ये आपका पश्चिम होता है, ईस्ट वेस्ट, ये आपका पश्चिम होता है,
ये आपका उत्तर होता है और ये आपका दक्षिण होता है, ठीक है। मीन्स ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ठीक है। ये सारी दिशाएं हैं। अब दिशाओं में यहाँ से ऐसे लाइन खींच दी जाए तो ये उत्तर पूर्व होगी, और यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दी जाए तो ये दक्षिण पूर्व होगी, यहाँ पे ऐसे खींच दी जाए तो ये दक्षिण पश्चिम होगी, ये लाइन ऐसे खींच दी जाए तो ये उत्तर पश्चिम होगी, ठीक है। ये दिशाओं में ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं। ये दिशा आप बना लीजिएगा, इसको कभी भी गलत मत करिएगा, क्योंकि जब भी आपको चलना होगा तो दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। जब तक दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा आप सही से चल नहीं पाओगे, गिर जाओगे बार बार, और गिरोगे तो आंसर नहीं आएगा और कुछ नहीं होगा, हाथ पैर नहीं टूटेंगे तुम्हारे। अगर गिरोगे ना तो आंसर नहीं आएगा। तो ये दिशाओं का ज्ञान आपको नॉर्मली होना चाहिए। चलो अब जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते हैं। अब इसको रब कर देते हैं, आप अपनी कॉपी में बना लो। चलो, कह रहा नितिन का मुंह पूर्व की ओर है। हमने कहा यहाँ पे नितिन भैया खड़े हैं, इस जगह पे नितिन भैया आगे खड़े हैं आपके, और इनका मुंह किधर है? पूर्व की ओर है। ऐसे इनका मुंह है, ये देखो इनका मुंह ऐसे है। वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 120 डिग्री घूम जाता है। अब बात को समझते जाना, घड़ी की सुई की दिशा मतलब क्लॉक वाइज, मीन्स घड़ी के दिशा में। अब क्लॉक कैसे चलती है? क्लॉक ऐसे चलती है ना, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। और जब कहा जाए घड़ी के विपरीत दिशा में मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स घड़ी के विपरीत दिशा मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स ऐसे घूम रही है। जब क्लॉकवाइज तो घड़ी की दिशा में, और जब एंटी क्लॉकवाइज तो घड़ी के विपरीत दिशा में। पूरी बात को समझते चलना, ठीक है। तो वह घड़ी की दिशा में 120 डिग्री घूमते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब समझना। अब एक बात को समझो, जैसे कि यहाँ पे नितिन खड़े हैं, इस लाइन को ऐसे खींच दो, ये बिल्कुल बहुत जरूरी है वरना घुमा नहीं पाओगे इनको, ठीक है। इस जगह नितिन खड़े हैं, नितिन का मुंह किधर है? पूर्व की ओर है, मीन्स इधर का नितिन का मुंह है, ये खड़े हुए हैं। अब ये 120 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमते हैं, तो भैया ये टोटल जो कोण इतना होगा, ये कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। अब 90 डिग्री को 3 भागों में तोड़ दो तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। ये टोटल घूमते भैया कितने हैं? 120 डिग्री। तो 90 और 30 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री इनको घूम के। मतलब अब नितिन आके यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। समझते चलना। अभी हम इसको बिल्कुल सॉल्व कर देंगे, पहले थोड़ा सा समझा लें, थोड़ा सा गोल गोल घुमा लें तुमको। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमता है। अब वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, घड़ी के विपरीत दिशा में, और कितना घूमेगा? 165 डिग्री घूमेगा। अब नितिन बाबू यहाँ पे खड़े हुए हैं इस जगह पे, यहाँ से ये कितना घूम जाते हैं? 165 डिग्री घूम जाते हैं ना। तो भैया ये पूरा कितना है? 120 डिग्री है। अब इसको आधा कर दो तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। अगर नितिन भैया इस जगह से 165 डिग्री घूमते हैं तो 120 और 45 कितना हो गया? ये टोटल कितना हो गया? यहाँ तक कि 165 डिग्री हो गया ना। तो अब आपके नितिन भैया कहाँ पहुँच गए? यहाँ पे पहुँच गए। ये दिशा कौन सी? ये पश्चिम है, ये पूरब है और ये उत्तर है। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में है। बात क्लियर हो गई। हमने पूरे फिगर को बना के आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक। मतलब नितिन भैया यहाँ खड़े थे, यहाँ से ये पूरा कितना घूमते हैं? 165 डिग्री। इतनी जो दूरी थी वो आपकी 120 थी, ये इतनी दूरी 45 हो गई, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 165। बहुत सारे बच्चे करेंगे सर जी ये 45 कैसे हो गई? भैया ये 90 डिग्री होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री हो गया। इसको जब यहाँ से आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 90 का आधा 45 मीन्स 45 डिग्री ये वाला और 45 डिग्री ये वाला, ठीक है। तो हमने 2 भागों में तोड़ दिया। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो पूछ लेना। आप समझो, इसी क्वेश्चन को अगर हम जल्दी से आसानी से पढ़ाना चाहते हैं, जल्दी लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे? जैसे कि कहा नितिन का मुंह पूर्व की ओर है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 120 डिग्री घूमता है और विपरीत दिशा में 165 डिग्री घूमता है। तो 165 डिग्री से 120 डिग्री घटा दो, कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री क्या आया? अब समझते चलना, मैं बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे से इसको समझ ही नहीं पाएंगे। 120 डिग्री राइट में जाता है, राइट में कितना जाता है? 120 डिग्री।
और लेफ्ट में कितना जाता है 165 डिग्री। तो ज़्यादा कौन सा, लेफ्ट वाला कितना ज़्यादा है 45 डिग्री। जी बस यही जानना है, जो ज़्यादा होगा उसकी दिशा में जाना है। जब राइट का मतलब हो जाएगा राइट साइड मीन्स क्लॉकवाइज, जब दाएं घूमेंगे तो क्लॉकवाइज, और जब बाएं घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। जब दाएं घूमेंगे तो क्लॉकवाइज और जब बाएं घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में, घड़ी के विपरीत दिशा में। इसमें राइट साइड कितना घूमना है 120 और लेफ्ट साइड कितना घूमना है 165। तो दोनों के बीच के जो डिफरेंस लिया गया 45 डिग्री आया। ज़्यादा कौन सा, लेफ्ट साइड वाला 45 ज़्यादा है, मीन्स हमें घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है। अब समझना, नितिन बाबू यहाँ पे खड़े हैं इस दिशा में, यहाँ पे देखो खड़ा कर दिया गया, नितिन को यहाँ खड़ा कर दो, इस दिशा में देख रहे हैं, यहाँ से 45 डिग्री घूमना है, यही तो 45 डिग्री होगा घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ये कौन सी दिशा में आ गए, उत्तर पूर्व में। देखो तुरंत आंसर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो बस आपको यही देखना है कि राइट ज़्यादा है या लेफ्ट ज़्यादा, कितना ज़्यादा है। अगर लेफ्ट ज़्यादा होगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में भागना, राइट ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा होगा घड़ी के दिशा में भाग जाना, ठीक है भैया। इस टाइम हमारी क्लास का समय रहता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करो। आप लोगों का हम एक एक क्वेश्चंस, एक एक पेपर जो भी आप पूछते हो, एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट है आपका। आप जितनी भी बार दिन में कॉल करते हो मैं बार बार उठाता हूँ, तो क्लास के समय थोड़ा सा आप धैर्य बनाया करो ना। चलिए, रवि 8 मीटर उत्तर पूर्व में जाता है। आइए, अब उत्तर पूर्व दिशा कौन सी हुई, पहले आप दिशा समझो। दिशा यहाँ बना देते हैं ना, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ये उत्तर पूर्व हो गई, ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पूर्व हो गई। फिर ये वाली आपकी दक्षिण पूर्व हो गई, ये वाली आपकी दक्षिण पूर्व हो गई। अब बात समझते चलना। रवि 8 मीटर उत्तर पूर्व में, रवि हम कहते थे यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से उत्तर पूर्व में जाते हैं, यहाँ गए, ये देखो रवि चले गए कितना 8 मीटर। अब रवि कहाँ पहुँच गए, इस जगह पे पहुँच गए, ठीक है। यहाँ खड़ा कर दो रवि को, आगे बताओ। अब उसकी 6 मीटर दक्षिण पूर्व में, अब रवि यहाँ पे खड़े हैं। अब दक्षिण पूर्व जहाँ पे पहुँचेंगे वहाँ से दिशा समझना भैया। कभी भी आप पेपर में जब क्वेश्चन लगाने लगना तो दिशा, जैसे यहाँ पे दक्षिण पूर्व कहा है ना, तो वहाँ पे ऐसे डॉक्टर वाला चिन्ह जरूर बना देना, क्योंकि इलाज अच्छा होगा। इलाज अच्छा का मतलब है कि क्वेश्चन सही लगेगा। जैसे ही क्वेश्चन में दिशा बनानी हो और कोई व्यक्ति उठ के अपने स्थान से, देखो यहाँ पे दिशा बनाओ, देखो कितना आसान होता समझना। अब कहा था कि उत्तर पूर्व में, तो आपको पता उत्तर पूर्व दिशा ये है, तो देखो दिशा, देखो उत्तर पूर्व हमने बना दी। अब रवि यहाँ पहुँच गए, यहाँ से दिशा चेंज हुई, क्या दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा है, ये वाली। अब रवि यहाँ से यहाँ भागे, कितना भागे 6 मीटर, ठीक है 6 मीटर भागे। बस यही आपको समझना है और कुछ नहीं समझना है। 8 मीटर रवि यहाँ से यहाँ गए हैं और यहाँ से ये हो जाएगा आपका पूरब, ये आपका पश्चिम, ये उत्तर और ये आपका दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व में 6 मीटर आए, यहाँ से दक्षिण पूर्व में कितना आ गए 6 मीटर। और अब क्या कहा, अब प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी, मीन्स ये दूरी आपको बताना है, ये दूरी, ठीक है, ये दूरी बताना है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी ये दूरी बताई कैसे जाए, बिल्कुल कैसे बताई जाए। हमने मैथ में आपको पढ़ाया है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मीन्स 8 28 64 और लंब का स्क्वायर मीन्स 36, अंडर रूट में 64 और 36 कितना होगा 100, और 100 का कितना निकल के आएगा 10। देखो 10 मीटर आ गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया था। 8 6 का ट्रिपलेट होता है 10। मैथ में मैंने बहुत पढ़ाया कि 8 और 6 का ट्रिपलेट कितना होता है 10। जैसे हमने पढ़ाया 8 15 का ट्रिपलेट होता है 17, 11 60 का ट्रिपलेट होता है 61। ऐसे हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिपलेट आपको पढ़ाए हैं, तो आप ये ट्रिपलेट याद रखो, तुरंत आंसर आएगा। तो 8 और 6 का ट्रिपलेट कितना 10। चलें आगे बढ़ाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। बताओ जल्दी से, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया आंसर क्या होगा इसका, बताइए फटाफट सभी लोग। लगाओ लगाओ जल्दी से, इंतजार किसका कर रहे हो, का वो साथ में बैठेगी तभी लगाओगे। बताइए बताइए क्या आया, बताओ भैया क्या आया, कमेंट करो जल्दी से, बताओ क्या आंसर आया आपका।
लगा नहीं अभी सोच ही रहे हो? जल्दी सोचो यार, तुम लोग पता नहीं कितना समय लेते हो सोचने में। जल्दी सोचो, आपके पास 30 सेकंड का समय, 30 सेकंड में आंसर कमेंट करके बताओ फटाफट। और सभी लोग कमेंट जरूर करो, हम सबका कमेंट देख रहे हैं, कोई कमेंट नहीं कर रहा है, ये बहुत गलत आदत है आपकी। सबसे पहले तुरंत लाइक करो तुरंत का तुरंत। सब्सक्राइब करो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करो, मैं कह रहा हूँ ना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फिर कमेंट करो, और फिर जाके हमको देखो, फिर हमारी क्लास देखो। हमको क्या करोगे देख के यार, हम इतने स्मार्ट थोड़ी कि हमको देखो तुम। बताया जाए, चलिए देखिए इसमें किया क्या गया है, पहले इस बात को समझते हैं। यहाँ पे देखिए इससे क्या किया गया, 11 माइनस किया गया। 256 से 11 माइनस करो 245। यहाँ पे देखो 22 माइनस किया गया है। यहाँ पे देखो अगर 22 माइनस किया गया तो यहाँ पे 33 माइनस किया गया होगा ना। और यहाँ पे कितना माइनस करेगा, 44। और यहाँ पे कितना माइनस करेंगे फिर, 55। अब देखो कहाँ पे ये सीरीज चल रही है। 256 से 11 घटाओ 245, 245 से 22 घटाओ 223, 223 से 33 घटा दो 190, और 190 से 44 घटाओगे तो 146, 146 से अगर 55 घटाओगे तो क्या आना चाहिए, 6 से 5 जाएगा 1, 9, तो यहाँ पे आना चाहिए 91, और आया क्या है 90। यही गलत है। देखिए कितना अच्छा और कितना बेहतरीन प्रश्न है। अब सीरीज देखो, 11 में क्या गुणा किया गया, 2 का, फिर 11 में क्या गुणा किया गया, 3 का, फिर 11 में क्या गुणा किया गया, 4 का, फिर 11 में क्या गुणा किया गया, 5 का। ये सीरीज है। जो सीरीज की कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ये नहीं यहाँ पे 11 घटाया तो यहाँ पे 22 से घटाया, फिर यहाँ 5 से घटा दे, फिर यहाँ 4 से घटा दे। ये कोई सीरीज की कंटिन्यूटी नहीं है। सीरीज की कंटिन्यू -11, -22, -33, -44, -45, 55 मीन्स ये कंटिन्यू वे होना चाहिए, पढ़ने में मजा आना चाहिए। -11, -22, -33, अब जैसे -11, -1, -3, -4 जो का है, ये कोई सीरीज की कंटिन्यूटी नहीं है। सीरीज की कंटिन्यूटी एक सीरीज की एक रिव्यू में आना चाहिए, एक मस्त लाइन बननी चाहिए ना, एक कंटिन्यूटी पकड़ना चाहिए हमेशा। देखो जब भी देखो तो कभी सीरीज में उल्टा सीधा मत घटा देना, बस ये ध्यान रखना आप। चलिए, एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी सुइयों वाली में 1:30 समय है, तो बताओ कि सही समय क्या है। सही समय क्या है बताया जाए। चलिए, सही समय बराबर होता है, सही समय बराबर होता है 12 माइनस दर्पण या प्रतिबिंब का समय, दर्पण का समय। ये याद रखना, कभी आंसर आपका गलत नहीं होगा। हमने क्लॉक का वैसे चैप्टर पढ़ा रखा है, आप जाके अगर देखना चाहते हो तो पूरी की पूरी क्लॉक हमने पढ़ा दी है, पूरा का पूरा कैलेंडर हमने पढ़ा दिया है, पूरी की पूरी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दिया है, और मतलब 4-5 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। तो जितने बच्चे अगर क्लास नहीं ज्वाइन किए तो वो जाके प्लेलिस्ट में देख लें, कहीं पर रीजनिंग की स्पेशल क्लास होगी और वहाँ पर सारे चैप्टर हमने क्लियर किया है, तो आप वहाँ से जाके चैप्टर्स पढ़ लो, ठीक है। तो 12 से जैसे घटाना है दर्पण का समय, हमें सही समय बताना है। दर्पण में क्या समय हुआ है, 1:30 हो रहे हैं, ठीक है, दर्पण का समय। जो कह रहे हैं ना, एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी में 1:30 हुआ है। दर्पण में देखते हैं मीन्स शीशे में देखते हैं। जब शीशे में देखो तो चेहरा बहुत खूबसूरत लगता है ना। वो बहुत खूबसूरत थी, हम भी बहुत खूबसूरत थे, लेकिन क्या हुआ, दिल हमारा और उनका मिल नहीं पाया ना। हाँ, इस पे एक बात कहेंगे, छोटी सी बात है, याद आगे कह देते हैं। मैं फूल था मुझको कांटा बना के रख दिया। मैं एक फूल था और मुझको कांटा बना के रख दिया, और अब कांटे से कहती हो कि चुभना छोड़ दो, और अब कांटे से कहती हो चुभना छोड़ दो। वैसे इतना बच्चे सोचते होंगे पहले मैं पढ़ता नहीं था, मुझे पढ़ने के लायक बना दिया। मैं पहले पढ़ता नहीं था, मुझे पढ़ने के लायक बना दिया, और अब कहते हो कि पढ़ना छोड़ दो। अब पढ़ाई नहीं छूट सकती ना। एक हैबिचुअल हो जाते हैं हम लोग, किसी भी चीज़ की हैबिट हो जाती है। अगर कोई चीज़ हम कंटिन्यू करते रहते तो उस चीज़ की हमें हैबिट हो जाती है। अभी आप रेगुलर वे में रोज़ पढ़ते रहो तो ये पढ़ाई की आदत बन जाएगी, ये छूटने वाली नहीं है। और पढ़ाई की आदत से ही जीवन में आपकी सफलता आएगी, क्योंकि ये आदत ही आपको आगे बढ़ाएगी ना।
चलिए समझा जाए, अब ज़्यादा बातें नहीं करनी है, समय बहुत चला जाता है, मेरा समय वैसे भी कम है। जैसे 12 बजा है, ठीक है, और 12 से हमें घटाना क्या है, 1:30 हमें घटाना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये तो घटाने खतरनाक, बिल्कुल घटाना बहुत खतरनाक है इसको। अब समझो इसको घटाया कैसे जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत ही घड़ी का घटाना बहुत अजीब सा होता है। 2 से 1 घटा लेना आसान है, 4 से 4 घटा लेना आसान है, 5 से 4 घटा लेना आसान है, लेकिन घड़ी में घटाना बहुत कठिन है। घड़ी में घटाने के लिए हमें कुछ सोचना होता है। जैसे क्या, समझो, जैसे हमें इसको हासिल देना है, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी 12 से 1 हासिल दे दो, ये 10 हो जाएगा, और 10 से 30 घटा दो, गलत हो जाएगा। घड़ी में जैसे तुमने 1 हासिल दिया तो 1 हासिल नहीं जाता, वो 1 घंटा है, 1 घंटा हासिल जाता है, 1 आवर हासिल जाता है, 1 आवर हासिल जाता है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो यहाँ पे जैसे तुमने 1 हासिल दिया तो ये 11 बनेगा, और इधर क्या बन जाएगा, 60 मिनट बन जाएगा। और घटाना क्या है, 1:30 घटाना है। तो 60 से 30 घटा दो 30, 11 से 1 घटा दो 10, तो सही समय क्या है, 10:30 बजा है। सही समय क्या है, 10:30 बजा। कहीं पर है, ये देखो आ गया आपका आंसर। बताओ कोई परेशानी है? ये मेथड याद रखना, घटाने का तरीका बिल्कुल अपने दिमाग में रखना, ठीक है, कभी भी भूलना नहीं। अगर इसको भूल गए ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसको भूल गए तो ज़िंदगी तबाह, और इसको भूल गए तो क्वेश्चन तबाह ना, दोनों एक ही जैसे हैं। आओ, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मुझे ये मैं बताऊंगा ही नहीं। इस प्रश्न को पहले आज की क्लास में मैं बिल्कुल नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। आज की क्लास में पहले आप लगाओगे, फिर कमेंट करोगे, फिर मैं देखूंगा कितने लोग इस ऐसे प्रश्नों को नहीं लगा पाते हैं। फिर हम ऐसे प्रश्नों को एक सीरीज बना के पढ़ाएंगे, मतलब कम से कम 20-25 प्रश्न साथ लेके पढ़ाएंगे, एक साथ लेके। तो आप सभी लोग ये मत सोचना कि सर जी बताना नहीं चाहते हैं। मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को इस तरह के प्रश्न लगाने में ज़्यादा समस्या है। क्योंकि हमने देखा है कि जो सर्किल पे बैठाना होता है, वृत्त पे बैठाना है जैसे, या वर्ग पे बैठाना या लाइन पे बैठाना, तो बच्चों को बड़ी समस्याएं होती हैं। मुझे कोई समस्या नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। आप लोग कमेंट करके बताओ, अगर ऐसे प्रश्नों में आपको परेशानी होती है तो हम इसकी क्लास एक अलग से देना चाहेंगे, ठीक है। तो पहले आज सभी लोग सॉल्व करो, हम कमेंट से पता कर जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपको आता है या नहीं आता है ना, फिर आगे भी बता दिया जाएगा। चलो, इस क्वेश्चन का कमेंट जरूर करना सभी लोग, जिससे मुझे, अगर कमेंट नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, ये भी मान लेना। तो कमेंट करोगे तभी बताएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छा है, 21 नंबर। थोड़ा सीरीज ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, क्लास बड़ी तो नहीं जा रही, कोई समस्या तो नहीं हो रही पढ़ने में? अगर हो रही तो रोक दी जाए, बता दिया जाए, पक्का? चलो फिर आइए, दिया गया है 12,57 12,57, 282, 1407, 7032 और फिर कॉमा क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज को सॉल्व करना। बताओ भैया क्या दिमाग लगा है, जल्दी से बताइए। सीरीज में आप एक बात को हमेशा समझना, एक मिनट बेटा पानी पी लूं। सीरीज में आप एक बात को हमेशा समझना कि सीरीज में जब कोई गैपिंग ज़्यादा दिखे ना, तो आप ये समझ लेना कुछ ना कुछ गुणा जरूर किया गया है, या तो किसी का स्क्वायर किया गया या तो किसी का क्यूब किया गया। ये चीज़ें आप हमेशा अपने माइंड में समझ के रखना। हमने जैसे सीरीज को देखा तो मेरे एक ही बात समझ में आई कि कुछ ना कुछ गुणा किया गया है इसमें। और जब हमने पहला नंबर देखा तो मेरे एक बात और समझ में आ गई, क्या कि अगर हम इस नंबर में 5 का गुणा करके 3 घटा दें तो क्या सीरीज बन सकती है? 12 पंचे 60 माइनस 3। देखो क्वेश्चन पेपर में समझना होता, माइंड का यूज़ करना होता, चीज़ें सीखनी होती हैं। तो सीरीज में अगर मैं चाहता तो मैं इसको दूसरे पैटर्न से भी सॉल्व कर सकता था, अभी करूँगा। पहले आप समझो, अगर इसमें 5 से गुणा किया जाए और 3 घटाया जाए तो 282 आएगा या नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 25 5 सते 35, 5 सते 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 25 और 3 28 और माइनस 3 तो 282 आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब सीरीज जो चल रही है, हमने जो सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है। मीन्स इसमें 5 का गुणा माइनस 3 कर दो, इसमें 5 का गुणा और माइनस 3 कर दो,
इसमें 5 का गुणा और -3 कर दो, आगे वाली सीरीज निकाल लो। तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 5 तें 15, 1 16, 5 सते 35 और 3 घटा दो तो 1 हासिल जाएगा, 10 से 3 जाएगा 7, ये 5, ये 1, ये 5, ये 3। देखो 35 157 कहीं आंसर में है, बिल्कुल है, ये देखो है 35 157। बताइए कोई परेशानी है? 35 157 आंसर में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, कोई समस्या? बिल्कुल क्लियर हो? सीरीज गुणा 5 -3 की चल रही है। ऐसे सीरीज में जब भी कोई लंबी दूरी हो, कोई ज़्यादा डिस्टेंस दिखाई दे रहा हो, ज़्यादा गैपिंग दिखाई दे रही हो, तो आप ये समझ लेना किसी ना किसी संख्या का मल्टीप्लाई किया गया है, या उसके बीच की जो गैपिंग है वो किसी ना किसी संख्या का वर्ग है या क्यूब है। ऐसा ही होता है सीरीज में, जब गैपिंग ज़्यादा होती है ना, या तो किसी संख्या का गुणा करके घटाया गया होगा, या तो किसी संख्या का गुणा करके जोड़ा गया होगा। अभी बहुत सारी सीरीज आने वाली हैं, लंबी सीरीज चलेगी। चलिए आगे बढ़ाया जाए। चलिए, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है जबकि एक शब्द अलग है। असंगत शब्द चुनिए। देखते ही आंसर आ गया मेरा। तो पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी संख्या और ये अपरिमेय संख्या अलग चीज है। ये सभी नेचुरल नंबर में आते हैं, ये सभी नेचुरल नंबर में आते हैं, और अपरिमेय संख्या नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या वैसे भी अलग होती है यार, अपरिमेय संख्या तो वैसे भी अलग होती है, उसकी बात ही छोड़ दो। नेचुरल नंबर ना कहो, जैसे कि पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है। प्राकृतिक संख्या तो नेचुरल नंबर है ही है ना, और पूर्णांक भी एक संख्या ही है, संख्या की बात कर रहा है। पूर्ण संख्या क्या होती है? कितने बच्चे पूर्ण संख्या को बता सकते हैं? पूर्ण संख्या बहुत ही, ये मतलब ये संख्या मैं देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही अलग है। कितने लोग पूर्ण संख्या को बता सकते हैं? कोई नहीं? चलो एक बार कॉपी खोल के पढ़ लो, लिखाया है क्लास में, नंबर सिस्टम में जब संख्या पढ़ा रहा था। थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करो, कॉपियों भी पलट लिया करो अपनी, एक एक पॉइंट लिखा है आपकी कॉपी में। मुझे इसी बात पे गुस्सा आती है जब आप लोग पढ़ते नहीं हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। अब जाके चेक कर लेना कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या और ये सब क्या है, सब देख लेना कॉपी में ना। आइए अगला दिया गया 4896 को 37585 7852। ठीक है, 4896 को हम लोग लिखते हैं 3785। ठीक है, और 7852 को क्या लिखेंगे? बिल्कुल क्या लिखेंगे? देखो भैया, देखो 6 से 1 घटा दो क्या आया? 5। 9 से 1 घटा दो क्या आया? 8। 8 से 1 घटा दो 7। 4 से 1 घटा दो 3। चलो घटा दो फिर। 2 से 1 घटा दो 1। 5 से 1 घटा दो 4। 8 से 1 घटा दो 7। 7 से 1 घटा दो 6। 67 41 है। ये देखो बहुत आसान था ये तो, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न था। चले, सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा, क्या कहा? कि वह उसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र के इकलौते साले का भांजा है। सागर मोहन से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, सागर जो है मोहन का परिचय करा रहा है। सागर मोहन का परिचय करा रहा है। कैसे करा रहा है? कि वह जो है, मोहन जो है, उसकी दादी, इसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र, मीन्स इनके बेटे के, दादी का बेटा, इकलौते पुत्र के इकलौते साले, ठीक है, इकलौते साले का भांजा है। ये कौन है? भांजा है। बात को समझना, भांजा है। सागर मोहन से किस प्रकार संबंधित है? चलो समझो, बहुत आसान है। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में, ऐसे प्रश्नों में आप अपने आप को समझना कि मैं हूं। ठीक है, चलो, तो ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो, ये तुम्हारी दादी हैं, और दादी का बेटा तुम्हारे क्या होंगे? पिताजी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? समझो, होंगे। ये तुम हो, ये तुम्हारी दादी हैं, और ये दादी का बेटा है। दादी का बेटा और तुम्हारा संबंध क्या होगा? पिता का होगा। और पिता का साला, ये पिता का साला है, मीन्स ये तुम्हारे क्या होंगे? मामा होंगे। ये तुम्हारे मामा होंगे। आप समझो, जो आपके पिता हैं, पिताजी का कोई साला है, अगर साला है तो उसको तुम क्या कहते हो? मामा ही तो कहते हो।
ठीक। और ये साला जो है, साले का ये भांजा है। भांजा मतलब ये भी मामा है, इसके भी ये मामा ही हैं। साले लिख दिया था, गाली लिख दिया हमने, यहाँ साला, चलो ठीक। तो ये साला जो है ये भांजा है, तो इसके भी ये मामा है और इसके भी ये मामा है, मीन्स ये दोनों लोगों के मामा हैं। अगर अपने घर में कोई भाई है, तुम 2 लोग हो, तो दोनों लोगों के मामा अगर एक ही है तो दोनों लोग क्या हो, भाई हो। तो मीन्स इन दोनों का संबंध क्या हो गया, भाई का हो गया। हमेशा अपने आप को रखो और आंसर निकाल लो, ठीक है। मामा अगर दोनों लोग के सगे मामा एक ही हैं तो दोनों लोग क्या हो आपस में, सगे भाई हो या सगे भाई बहन हो ना। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद आज की क्लास ओवर करते हैं। कितने लोग इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, जल्दी से बताइए। अगर कोई आंसर दे सकता है, अगर नहीं दे सकता है तो कोई बात नहीं, कमेंट करते रहो, हम कमेंट सबका देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, हमें बिल्कुल बहुत बुरा लग रहा है भैया। इतना बुरा तो हमें कभी लगा नहीं होगा जितना आज लग रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसके बाद भी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। क्यों? हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। जीवन में कभी अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर देना ना। अगर जीवन में कभी अच्छा लगे तो कमेंट करना, अगर ना अच्छा लगे तो कभी मत करना। चलो अब आया है कि वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान था। इस क्वेश्चन को पढ़ते ही कुछ हमें अजीब सी फील होता है। पहले इस क्वेश्चन को मैं इतना बेकार तरीके से पढ़ाता था ऑफलाइन बैच में कि वाकई मेरा दिमाग खराब हो जाता था। इसमें पता नहीं क्या जोड़ना, क्या घटाना, क्या जोड़ना। एक दिन में पढ़ाते पढ़ाते मतलब एक बच्चे ने बोल दिया सर जी पेपर में हम इसको कैसे करेंगे ऑफलाइन बैच में। तब मुझे लगा कि सच में अगर इस तरह हम रोज़ रोज़ जोड़ेंगे तो हम पेपर में कैसे करेंगे। उसी रात में हमने इसकी ट्रिक बना डाली, उसी रात में 2 घंटे के अंदर इसका मेथड निकाल दिया। क्या? देखो, जैसे 2005 दिया गया तो सबसे पहले जो संख्या लास्ट में 2 संख्याएं हों उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो लास्ट में इसमें 5 है, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 एक नम 4, शेष क्या है 1। अब डिपेंड करता है शेष पे। अब किसी भी संख्या को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो शेष 1 बच सकता है। पहले 0 शुरू करते हैं। शेष 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। देखो शेष 0 से छोटा नहीं हो सकता और 3 से बड़ा नहीं हो सकता। जब भी किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करते हो तो शेष 0 से छोटा नहीं होगा, उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। तो 4 से अगर डिवाइड करो शेष 0 से छोटा नहीं जाएगा और 3 से बड़ा नहीं जाएगा। तो जब भी 0 आएगा शेष तो आप आंसर में 28 जोड़ देना। शेष 1 आएगा आप आंसर में 6 जोड़ देना। शेष 2 या 3 आएगा आप आंसर में 11 जोड़ देना। तो यहाँ पे 2005 है, शेष कितना आया है 1, और जब 1 आएगा तो कितना जोड़ देंगे आंसर में 6। तो क्या हो जाएगा, यही कैलेंडर पुनः कब लागू होगा 2011 में। बताइए कोई परेशानी? समझ गए ना? सेकंडों में खेल समाप्त ना। बताओ भैया, देखो बेटा, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम इसी तरह रेगुलर पढ़ाते रहें, तो लाइक, कमेंट और शेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये हमारी दवा है। अगर हमें किसी से खुशी मिलती है तो इन्हीं चीज़ों से खुशी मिलती है कि आपका सपोर्ट हमारे साथ है। अगर हम आपके लिए इतना बेहतर कर सकते हैं तो आप हमारे लिए 2 मिनट का समय निकाल के ये ज़रूर कर सकते हो, हमें लोगों तक पहुंचा सकते हो। आपके पास जितनी कैपेसिटी है हम पूरा दम लगा देंगे पढ़ाने में, आप पूरा दम लगा दो पढ़ने और लाइक शेयर कमेंट करने में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, याद रखना, अगर आपने नहीं किया ना तो मैं फिर पढ़ाने नहीं आऊँगा। चलो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।